हेलो फ्रेंड्स। हर एक्सपर्ट टॉक एपिसोड का एक ही पर्पस है कि कैसे आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को सपोर्ट किया जा सके। क्योंकि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में इतना स्ट्रेस है, चाहे फिर वो फैमिली प्रेशर है, फैमिली एक्सपेक्टेशन है, वर्क प्रेशर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और बिना आयुर्वेद के इस चीज़ को बैलेंस नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा, which is a national TV guest and having 27 year of experience in आयुर्वेदा। तो आज हम उन्हीं से जानते हैं कि कैसे, चाहे एक कॉमन आदमी हो या फिर एक पेशेंट हो, कैसे आयुर्वेदा की हेल्प से वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है। क्योंकि मैम, आपने तो कोविड टाइम में भी हजारों पेशेंट्स की हेल्प की है जी अपने आयुर्वेदिक एक्सपर्टीज से। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज हम एक्सपर्ट टॉक विद डॉक्टर रीना। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। मुखर्जी नगर में मेरा क्लिनिक है और मैं फ्रीक्वेंट स्पीकर हूँ ऑल इंडिया रेडियो पर और डीडी नेशनल पर। और मैं कॉरपोरेट सेक्टर में मेरी टॉक्स होती रहती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। उनका पर्पज़ यही होता है कि मैक्सिमम लोग जानें आयुर्वेद के बारे में और अपने आप को स्वस्थ रख सकें, क्योंकि आयुर्वेद का मेन उद्देश्य यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे रखनी है और रोगी को ठीक कैसे करना है। आज सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि आयुर्वेदा को कोई समझ नहीं पा रहा है, उसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली, और ये जो दूसरी मेडिकल प्रैक्टिस है उससे कैसे डिफरेंट करता है हमारा। तो हम कैसे समझे कि आयुर्वेदा बेसिकली है क्या? आयुर्वेद आयु का वेद है। अगर किसी को अच्छी जिंदगी जीनी है तो आयुर्वेद तो अपनाना ही पड़ेगा। आयुर्वेद तो किसी चीज से आप कंपेयर मत करो। लोग कंपेयर करते हैं मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम ये है। यस, मैं किसी सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं वो किस सिस्टम में है ही नहीं। आयु में कैसे आपको अपनी आयु की वृद्धि करनी है, कैसे एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं, आपका कोड ऑफ कंडक्ट सोसाइटी में क्या होना चाहिए, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, ये सब आयुर्वेद में वर्णित है। तो ये तो आयु का वेद है, इसका तो किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं है। हर एक व्यक्ति को एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो आयुर्वेद तो उसको अपनाना ही है, अगर उसको स्वस्थ रहना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैनुअल है लाइफस्टाइल की आयुर्वेद। यस, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, आयु का वेद है आयुर्वेद, तो इसी से आप समझ जाओ, इसको छोड़ के तो गुजारा ही नहीं है। जबकि लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ एक जैसे बीमार व्यक्ति को ठीक करने का तरीका है, नहीं, जैसे एलोपैथी है कि आपका एक ये सिर्फ है ना मेडिसिन की प्रैक्टिस है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे पास क्लिनिक में बहुत लोग आते हैं, आप सुन के हैरान होंगे, मैडम सिर्फ हमें डाइट लेनी है, क्या खाना है हमें। अब ये सीजन चेंज हुआ है, रेनी सीजन है, तो क्या खाना चाहिए इसमें। हमारी एज चेंज हुई है, कोई लेडीज है, मेनोपॉज हुआ है, तो कुछ चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, उससे इरिटेशन होती है, ये सब उसमें क्या खाना चाहिए। किसी को अर्थराइटिस हुई है, मैडम डाइट बता दीजिए। तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस, ये ब्यूटी है आयुर्वेद की। उसमें एक एक दाल का, एक एक सब्जी का, एक एक मसाले का कंप्लीट उसका डिस्क्रिप्शन है कि आपको कब ये लेना है, कैसे लेना है और कितना लेना है। आपका प्रोफेशन, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे कोई सेडेंटरी वर्कर है, उसकी डाइट अलग होनी चाहिए। कोई फिजिकल लेबर कर रहा है, उसकी डाइट अलग होनी चाहिए। तो ये खाली मेडिसिन का सिस्टम नहीं है, इसकी डेफिनेशन ही यही है। आयुर्वेद का जो पर्पस है वो ये है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए। प्रिवेंटिव मेडिसिन एक बहुत बड़ा पार्ट है आयुर्वेद का, और सेकंड पार्ट है आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी रोगी के रोग को दूर कैसे किया जाए। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो तो पूरे वर्ल्ड को चाहिए कि आपको अपने आप को हेल्दी कैसे रखें। हर बंदा कोविड के बाद तो ये सर्च करता है इंटरनेट पर, बिल्कुल। कि मैं कैसे अपने आप को हेल्दी रखूं। लोग इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते हैं, ये करते हैं। हालांकि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली आप फॉलो कर लें, ऋतुचर्या मेंशनड है कि सीजन चेंज हुआ है तो क्या करें, दिनचर्या मेंशनड है, और जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है या कम है बच्चों का, तो अलग अलग एजेस के लिए सब कुछ मेंशनड है। अच्छा मैम, जैसे लोग आपके पास आते हैं, कोई पेशेंट आया या वैसे आया, तो उनका मतलब, आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन लोगों में आयुर्वेद को लेकर क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ लोग बिना दवाई लिए ही बोल देते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म होती हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड मिसकंसेप्शन है, आयुर्वेदिक दवाइयों में हैवी मेटल्स हैं, किडनी डैमेज हो जाएगी, मत लो। थर्ड मिसकंसेप्शन है, आयुर्वेदिक दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, जाके केमिस्ट से अपने आप ले लो। या लॉन्ग टर्म तक खानी पड़ती हैं और कोई इफेक्ट नहीं तीनों का मैं आंसर और क्लैरिफाई करूंगी। पहले मैंने अभी सिर्फ मिसकंसेप्शंस बताए हैं। पहली बात तो ये है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ सिर्फ गर्म नहीं होती हैं। आयुर्वेद में इतनी ठंडी दवाइयाँ हैं
कि मैं एक एग्जांपल के साथ इसको भी साइट करूंगी इसके साथ। जी जी। एक पेशेंट आया था मेरे पास, एक हाइपर एसिडिटी का। अच्छा। उसको मॉडर्न सिस्टम में सब कुछ हो गया, कोई आराम नहीं आ रहा था उसको, रात को पेन होता था उसको। अब आयुर्वेद में मुझे पता है पित्त का टाइम है वो, उस टाइम पेन होना है पेशेंट को। हाँ। तो मैंने उसको पूछा था कि आपको पर्टिकुलर रात को इस टाइम पेन होता है? बोला हाँ होता है। और उसके बाद उसको नेक्स्ट डे सीटी स्कैन के लिए एडवाइस करवाया था उन्होंने, सब कुछ हो चुका था, आराम नहीं आ रहा था। मेरे पुराने पेशेंट है वो। तो वो आए मेरे पास, मैंने कहा आप एक पीक दे दो, नहीं आराम आया तो चले जाना, लास्ट ऑप्शन है हाँ आपके पास में। वो पेशेंट 2 दिन में ही वो बिल्कुल ठीक था, उसने रिव्यू भी डाला हुआ है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। तो ये एक एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि जो मिथ है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म हैं, वो नहीं है। आयुर्वेद में तो पित्त शामक बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसी डाइट्स हैं जिनसे आप जो गर्मी शरीर की कभी खत्म ही नहीं होती, वो ठंडा हो जाता है बिल्कुल, मतलब वो पैसिफाई हो जाता है। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है हमारे। यस, एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत गर्मी करती हैं कईयों को। बहुत बहुत सेकंड साइड इफेक्ट होते हैं। साइड यस, इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो सेकंड, हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि उसके बिना गुजारा है, इमरजेंसी में चाहिए वो, हर सिस्टम की अपनी इंपॉर्टेंस है। और जो सेकंड मिसकंसेप्शन हैवी मेटल्स वाली बात है, अब मेटल्स जब यूज होती हैं किसी भी दवाई में, उसका प्रॉपर शोधन प्रक्रिया वर्णित है आयुर्वेद में, उसके 16 प्रोसीजर हैं। पारा यूज होता है आयुर्वेद में, हीरक भस्म यूज होती है। आपको क्या लगता है हीरा ऐसे डाल देंगे? नहीं, उसके पहले प्रॉपर प्योरिफिकेटरी प्रोसीजर्स हैं, उसके बाद तो वो हीरा बचता ही नहीं है। अगर आप उसको उस भस्म बनने के बाद चेक करें, स्वर्ण भस्म है यस, वो नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुकी है और वो तो बॉडी में आराम से एब्जॉर्ब होती है। अब तो खैर एलोपैथिक भी डॉक्टर्स भी यूज कर रहे हैं स्वर्ण भस्म वगैरह, कहीं इस पे मैंने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं इन लोगों के। तो एक तो ये सेकंड मिसकंसेप्शन। थर्ड, जो हर घर में ये लोग अपने आप जाके ओटीसी पे ब्रांड बना दिया आयुर्वेद को, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप हमेशा, चाहे आप गिलोय भी ले रहे हैं ना, अश्वगंधा भी ले रहे हैं, एलोवेरा भी ले रहे हैं, विजिट ए डॉक्टर। उसका मैं इसको भी एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, अदरवाइज पब्लिक को लगेगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। होता क्या है, अब जैसे किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उस पेशेंट ने पार्क्स वगैरह में नीम का पानी पिलाते हैं, करेले का पानी पिलाते हैं, बड़ा पेन है उसको, वो सोच रहा है ये तो हेल्दी है, पीते रहो ठीक हो जाएगा। जबकि कड़वा खाने से कई बार पेन बढ़ जाती है। अच्छा। वायु बढ़ेगी और पेन बढ़ेगी। अब आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी पेन इससे बढ़ रही है। मेथी के दाने अच्छे हैं तो लोग पीते रहते हैं, रोज मेथी का पानी पीते हैं। जैसे आजकल देखते हैं हम पार्कों के बाहर लोग जो नेचुरल जूस है, चाहे वो किसी ग्रास का है, वो सब लोग दे रहे हैं और हम ले लेते हैं कि ये तो हेल्दी है, हेल्दी है ये तो ये जो चीज है ना हमारी, तो वो मेडिसिनल प्लांट्स हैं। हाँ जी। आप उसको रूटीन में ऐसे ही पीते जा रहे हो, किसी डॉक्टर से तो पूछ लो आपको क्या पीना चाहिए, आपको उसकी जरूरत भी है कि नहीं। एलोवेरा है, अगर जिनको लेडीज को ब्लीडिंग ज्यादा होती है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कंटिन्यूसली एलोवेरा पी लेगी, अबॉर्शन हो जाएगा। ये 2 घूंट एलोवेरा, ये जो कई लोग ऐड देते हैं, दिस इज नॉट राइट। इसमें मैम मुझे लगता है एडवर्टीजमेंट का भी बहुत वैसा रोल है कि भाई हाँ, मतलब कुछ भी आयुर्वेद के नाम पर है ना, कुछ भी ऐड की जा रही है कि और लोग उसको बिना कंसल्ट किए सीधा उसको। इसमें काफी पीछे हंगामा भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि कोई भी ऐसे एड्स नहीं देंगे। हालांकि जो स्टार्स हैं हमारे इंडिया में, उनकी एड उनको भी इसमें डाल दिया है। और मेरा ये एक मशवरा मैं सबको देना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से, किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के बिना कोई ऐड करे ना, और जो भी आप बोलते हो उस पर वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी कि वो बोल रहा है। एक लेमैन को हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा रील्स बनाते हैं लेमैन कि वो आम जनता वो रील्स ज़्यादा देखती है और बहुत सारे तरीके भी अपनाते हैं उन रील्स को चलाने के। तो जो जनता है वो डॉक्टर्स की रील्स कम देखती है और वो इंटरेस्टिंग रील्स ज़्यादा देखते हैं और फॉलो भी ज़्यादा करते हैं, मे भी अप्लाई भी कर रहे हैं कुछ लोग। यस, और उससे बदनाम होता है आयुर्वेद। हमने तो नहीं कहा ऐसा करो, मेरे से पूछा आपने। तो इसलिए ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये सबको ये कन्वे करना चाहूंगी, आप कुछ भी ले रहे हैं प्लीज विजिट अ डॉक्टर, ऐसे मत लीजिए आप, ये भी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ऐसे आप कैसे सब कुछ कर लेते हो। अब जैसे एक और थायराइड में मैंने सुना है लोग धनिए का पानी पियो थायराइड कम हो जाता है। एक लेडी पेशेंट आई मेरे पास, धनिए का पानी पी पी के, बहुत ठंडा होता है धनिया, उसकी पेन्स इतनी बढ़ गई कि उसके बाद उसको दवाइयाँ देनी पड़ी बहुत ज़्यादा उसको पेन्स को ठीक करने के लिए। अब वो धनिए के पानी ने थायराइड तो पता नहीं किया कि नहीं थी, बट ये प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि डॉक्टर से तो पूछा नहीं आपने, अपने आप ही कर लिया सब कुछ। तो ये कन्वे होना चाहिए कि मत लीजिए अपने आप। ये 3 मिसकंसेप्शंस है मेजर। बेसिकली होता है कि तो एक तो टाइमिंग्स नहीं पता हमें, फिर क्वांटिटी नहीं पता हमें, और फिर आपको पता ही नहीं है कि ये प्लांट आपको लेना है कि नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ बार कई बार क्या होता है कि जो नेचुरल चीजें भी हैं वो भी किसी किसी को सूट नहीं करती हैं। यस, वो 100 में से एक बंदा हो सकता है
तो वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वही कि create मैंने तो करेगा। आयुर्वेद का ये करा था, हाँ मुझे जी। ये हो गया, आपने किससे पूछा था? और फिर वो डिफेम कर देते हैं पूरे यस, सिस्टम को। यस। जैसे मैम आपने अभी एक वर्ड यूज किया इसमें, तो जैसे इसके कुछ दोष बताए गए कारक, वात पित्त कफ, जी, जो आयुर्वेद के होते हैं, मैंने जी। भी सिर्फ नाम ही सुना है। हाँ, हाँ। तो मैं उसी के बारे में कुछ जानना चाहूंगा आपसे कि हुँ, कैसे ये क्या होता है हुँ। और किसी आदमी की या किसी की भी हेल्थ को ये कैसे अफेक्ट करता है। वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली। हम्म, हमारी जो बॉडी बनती है, जब हमारा बर्थ होता है, तो हमारी प्रकृति बनती है वात, पित्त, कफ की प्रेडोमिनेंस के बेसिस पे। हम्म, जिसमें वायु प्रेडोमिनेंस है वो वातज प्रकृति, जिसमें पित्त प्रेडोमिनेंस है वो पित्तज प्रकृति, जिसमें कफ प्रेडोमिनेंस है वो कफज प्रकृति, या दोनों का कॉम्बिनेशन वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, और एक सेवंथ होती है वात पित्त कफ। मतलब किसी में ये दो या तीनों भी हो सकते हैं। 60 टाइप की प्रकृति होती है, अच्छा। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, मतलब क्या हम एनालिसिस करते हैं इसका। हम्म, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ प्रकृति की। अच्छा। पूरा एक गवर्नमेंट का ही सॉफ्टवेयर, जिससे हम 1 घंटा लगाते हैं, उसमें पूरा प्रकृति एनालिसिस होती है। उसके बेसिस पे हमें ये पता लग जाता है कि प्रोफेशन भी उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चूज करें तो बहुत ज़्यादा बेटर है। मैं एग्जांपल दूंगी उसका भी, ताकि आप ये बात समझ पाएं। जी जी। जैसे कोई पित्तज प्रधान व्यक्ति है, जिसका पित्त प्रधान है, उसको टेली कॉलिंग की जॉब कभी नहीं लेनी चाहिए। पता है क्यों? वो इरिटेट बहुत जल्दी होते हैं। हम्म, उसको 10 फ़ोन अगर अटेंड करने पड़ गए, वो गुस्से से उठा के फ़ोन फेंक देगा। ऐसे ही वायु प्रकृति वाले लोग हाइपर एक्टिव होते हैं यूजुअली, तो जिसमें शांति से बैठना है वो वाली जॉब वो ना लें। और थर्ड है कफज, वो सेडेंटरी रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें हाइपर एक्टिव रहना है वो जॉब उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट होगी। ऐसे ही मैरिज में भी ये प्रकृति बहुत हेल्प करती है। जैसे अगर सेम प्रकृति है तो डाइवोर्स होने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते मतलब हैं। पार्टनर्स यस, सेम प्रकृति के आ जाते हैं। यस। अच्छा। पित्तज और पित्तज दोनों लड़ेंगे, एग्जैक्टली। तो एक अगर शांत है, कफ है, एक पित्त है, तो थोड़ा सा बैलेंस कर। बैलेंस स्टेबिलिटी बन बना जाएगी। जाता है। अच्छा। हालांकि मैडम ये तो अलग ही साइंस चली है हमारी कि मतलब ये भी इनडायरेक्ट वे में हमारे रिलेशंस को भी इम्पैक्ट कर रहा है। यस, एग्जैक्टली। तो मैम जैसे मैं आपसे पूछूं तो किसी आदमी को, जैसे कॉमन आदमी, उसको पता कैसे चले कि उसकी प्रकृति कौन सी है। वही मैंने आपको बताया ना, जैसे किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, जैसे मैं, अच्छा। हमारे सेंटर में होती है ये, अच्छा। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। अपनी प्रकृति की जांच करवाइए, अच्छा। फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपना डाइट और लाइफस्टाइल जानिए, अच्छा। ये आपको करना चाहिए। नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर उनका जैसे पेट खराब हो रहा है जल्दी जल्दी, तो उनको वो पित्त प्रकृति का हो सकता है। हम्म, तो ऐसा भी होता है कि कुछ अगर बीमारियां आपको बार बार हो रही हैं, हम्म, तो वो उस चीज को इंडिकेट करें कि भाई आपके ये दोष है इसमें। हम्म। नहीं, ऐसा है कि अगर आपका पेट खराब हो रहा है बार बार, हम्म, तो ये जरूरी नहीं है कि पित्त बढ़ा हुआ है। ये अपने आप अच्छा। डायग्नोज मत करो, ये फिर वही गलती हो रही है। हम्म, वो पेट खराब वायु की वजह से भी हो सकता है, कफ हम्म, की वजह से भी हो सकता है, पित्त की वजह से भी हो सकता है। अच्छा। तो ये डॉक्टर ही बता सकता है आपको कि कौन सा दोष बढ़ा है। हम नाड़ी देखते हैं पेशेंट की पहले। अच्छा। और ये प्रकृति जो बताई मैंने, ये तो लाइफ लॉन्ग है, ये आपका मास्टर ब्लूप्रिंट है आपका। ठीक है। जिसे आपका आधार कार्ड है, हाँ जी। हाँ। ऐसी ही प्रकृति है। हाँ। अब कोई बीमारी हुई तो आपके दोष चेंज होंगे ना, हाँ जी। तो वो उस टाइम हम नाड़ी देखते हैं, डायग्नोज करते हैं कौन सा दोष डिरेंज्ड है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देते हैं। और इसका लॉन्ग टाइम कितना होता है, मतलब मेडिसिन का अगर हम जैसे इलाज कितने दिन तक चलता है जनरली, बेसिक आइडिया गुड लगाए तो? क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि महीनों इलाज चलता है। अब किसी पेशेंट को जैसे खांसी जुकाम है, हफ्ते में ठीक है वो दवाई लेके, बल्कि एंटीबायोटिक का कोर्स करके आते हैं, उससे खांसी ठीक नहीं होती है, हाँ जी, होता है तो ये इससे अक्सर। हो जाता है। अच्छा मैम, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पंचकर्मा एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये काफी लोगों को डिफाइन नहीं हो पाता कि पंचकर्मा बेसिकली है क्या और इसमें क्या क्या फील्ड्स आती हैं। कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये उसी का सब बॉडी है या उसी का पार्ट कंप्लीटली है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। और आयुर्वेद में तो इसका नाम भी बार बार आता है, यस, पंचकर्मा। यस। आजकल पंचकर्मा का बहुत ट्रेंड भी है। पंचकर्मा में 5 कर्म आते हैं बेसिकली। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। वमन में इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करवाते हैं हम मेडिसिन देके। विरेचन में परगेशन करवाना, यानी लूज मोशंस लगवाते हैं मेडिसिन देके। बस्ती में एनीमा के थ्रू कुछ मेडिसिन डालते हैं, कुछ ऑयल वाली होती है, कुछ डिकॉक्शंस वाली। और फिर उसके बाद नस्य, जो नोज में मेडिसिन डालते हैं। और लास्ट है रक्त मोक्षण, जिसमें ब्लड लेटिंग करते हैं। जब मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगी तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वमन कर्म जो है ये बहुत अच्छा है अस्थमा पेशेंट्स के लिए। ओके। जैसे बसंत ऋतु आती है, जो हाँ। मार्च अप्रैल में बसंत ऋतु हाँ आती जी, हाँ है, जी।
उस टाइम अगर वो सीजनल वमन, कई जगह वमन शिविर लगते हैं। अच्छा। मैंने महाराष्ट्र से एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है इसमें पंचकर्मा में। अच्छा। तो नॉर्थ में थोड़ा कम ट्रेंड है, बट उधर हर बसंत ऋतु में क्लिनिक्स में शिविर लगते हैं, वमन शिविर। लोगों को पता है कि उनको स्वस्थ रहने के लिए करना है, खुद आते हैं वो और अच्छा। वो पूरा प्रोसीजर करते हैं, मेडिकेटेड घी पिलाते हैं हम और उसके बाद वो वॉमिटिंग्स करवाते हैं। अच्छा। तो और सेकंड विरेचन, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी हाँ। इचिंग वगैरह या सोराइसिस वगैरह हाँ। ठीक ही नहीं हाँ, होती, ठीक ही नहीं होती। उनको सीजनल ये जब ऑटम ब्रेक होता है, शरद ऋतु जब आती है हमारी, हाँ। उसमें खुद जाते हैं वो लोग और विरेचन लेते हैं हर साल। अच्छा। कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ता है या और जिनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बॉडी को अगर आपने क्लीन करना है ना, जो आजकल रील्स डालते हैं लोग, डिटॉक्स कर रहा हूँ मैं अपने ये आप हाँ, को। ये डिटॉक्स वर्ड आजकल बड़ा रील में पॉपुलर हो रहा है। डिटॉक्स वाटर डिटॉक्स जैसे। वाटर, हाँ। डिटॉक्स टी, हाँ। है ना, ये चीजें बड़ी प्रचलन हो रही हैं अभी। क्या आपको लगता है कि एक पानी पी के या कोई ड्रिंक पी के आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी? दिस इज एक्चुअली, मैं कुछ नहीं कमेंट कर रही इस पे, जी। मैं सिर्फ एक्चुअल डिटॉक्स बता रही हूँ आपको। उसमें पूरा अंदर का आपका जो भी जमा हुआ टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अच्छा। जैसे एक कपड़े को धो देते हैं, वैसे जी। ये पंचकर्मा इसमें करता है। अच्छा। ओके। और जो थर्ड है, जो बस्ती है, हाँ। उसमें जिनकी बोन्स भी अगर डिटीरियोरेशन हो रही है एज के साथ, अर्थराइटिक चेंजेस हो रहे हैं, या जिनको पीसीओडी है या और कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उनमें, या वेट लूज करना है, उनमें हम सिर्फ वो एनीमास देते हैं, हाँ, डिफरेंट अच्छा। टाइप्स की। अच्छा। वो बहुत सारे एनीमास हैं, वो एक टाइप नहीं है उसकी। और जो मैंने नेक्स्ट बोला नस्से, नोज में मेडिसिन डालते हैं हम, और उसमें दिस इज वेरी गुड फॉर इंसोम्निया पेशेंट्स, जिनके बाल झड़ते हैं, जिनकी आईसाइट वीक है, जिनको मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जिनको फेस का ग्लो बढ़ाना है। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और लास्ट जो मैंने बोला रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, उसके अलग अलग टाइप्स हैं। लीच थेरेपी भी करते हैं आयुर्वेद में हाँ, हम। ये भी बड़ा, पर ये Yes. फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा रील्स भी चल रही है इसके ऊपर, या थेरेपीज के, लीच थेरेपी के नाम से चल रहा है। एक मैंने देखा था शायद या पढ़ा था, उसमें फिश थेरेपी होती है, फिश के थ्रू भी हाँ। लेते हैं आई थिंक ये वाला प्रोसीजर। वो अस्थमा के लिए देते हैं फिश। ओके। तो ये जो है लीच उसको खाने के लिए देते यस हैं। यस। और जो लीच थेरेपी है उसमें एक पर्टिकुलर, जैसे एक्ने है किसी को, वहीं पे उसको लगा देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि गंदा अच्छा। खून चूस लिया उसने। सब कर लेगा वो। बाल जिनके उड़ गए हैं उसमें हम करते हैं ये। ऐसे ही कई और स्किन प्रॉब्लम्स में लीच थेरेपी करते हैं। तो ये पंचकर्म है। और दो इसके पूर्व कर्म है, अभ्यंग और स्वेदन। अभ्यंग यानी बॉडी मसाज, स्वेदन यानी स्टीम। तो बॉडी मसाज से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं, सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये जैसे बच्चे को मालिश करते हैं वो हाँ, कितना मैं यही एक्टिव हो पूछने जाता वाला था है। कि जो बचपन में दादी नानी Yes, मालिश yes. करती हैं Yes. ऑयल लगा के बच्चे को, तो उसका कंसेप्ट यही है Yes. कि इसकी बॉडी और वेट स्ट्रेंथ बढ़े। यस। तो वैसे ही बड़ों को भी ये सिटिंग लेनी चाहिए। लोग होटलों में 3-3 हज़ार रुपये खर्च कराते हैं, स्वास्थ्य पे नहीं करते। तो हर वीकेंड पे, अदरवाइज मंथ में 2-3 बार आप ये करवाएं, शिरोधारा करवा सकते हैं। इतना स्ट्रेस है आजकल सबको, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है उससे। तो ये भी हमारे रूटीन में शामिल होना चाहिए। ये है पंचकर्मा की ब्यूटी। मतलब काफी वास्ट अपने Yes. आप में बहुत बड़ी फील्ड बहुत है बड़ा field है। पंचकर्मा। मेरा आयुर्वेद तो बहुत बड़ा है, उसके हाँ। अंदर भी मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, पंचकर्मा की भी अपनी हाँ, इम्पोर्टेंस है। अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस है इसकी। बिल्कुल। अच्छा, मेरे जैसे क्लिनिक में भी है पंचकर्मा, और हम जैसे फेशियल वगैरह करवाने जाते हैं लोग पार्लर में, हाँ हम जी, हाँ वहीं जी। पे करते हैं एक्चुअल आयुर्वेदिक फेशियल, जिससे Okay. वाकई ग्लो बढ़ता है। उसमें कोई घटिया क्रीम्स नहीं यूज करते, हाँ हाँ हाँ। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं सारे, जिनसे बहुत ज्यादा स्किन जो एक्चुअली फायदा होता है उसको। हाँ, वो नेचुरल तरीके से वो डिटॉक्स कर रहा है या क्लीनिंग कर रहा है हमारी स्किन को। Yes. कि अगर हम दूसरी क्रीम्स यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह, तो हाँ। उसमें इतना केमिकल आ गया वो तो हार्मफुल ज्यादा है। हार्मफुल हाँ। ज्यादा है। और हर एक, कुछ लोगों की बड़ी सेंसिटिव स्किन होती है, यस, वो घर में काम करने वालों की स्किन बर्न हो जाती है, पसीने अगर घर में भी आ जाए। बिल्कुल। ऐसे देखे हैं केसेस काफी। अच्छा मैम, इसमें आपने एक वर्ड यूज किया, पीसीओडी। हम्म तो आपकी तो एक्सपर्टीज है खैर पीसीओडी पे, कई रिसर्च पेपर है आपके। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसे आजकल जो फीमेल्स हैं उनमें ये बड़ी कॉमन है पीसीओडी, तो उसमें आयुर्वेदा की क्या अप्रोच है उस साइड? मतलब आयुर्वेदा से उस चीज को कैसे मैनेज किया जा सकता है या हील किया जा सकता है? पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। बेसिकली जिनको भी पीसीओडी है, एक तो अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। यूजुअली ज़्यादा जो बच्चे सेडेंटरी रहते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, उन्हीं को ये देखने में आती है। तो मेन तो इसका यही है। और बाकी हम मेडिसिन भी देते हैं,
डाइट बताते हैं, लाइफस्टाइल बताते हैं और कुछ एनिमास भी करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने डॉक्टर साहब बिल्कुल सही रिलेट किया, क्योंकि ये जो यंग बच्चे हैं आजकल, अगर आप पहले के 15 ईयर्स पहले देखें, जी। वो केसेस आपने देखे होंगे, और आज जो जो एज ग्रुप आ रहा है आपके पास पीसीओडी की प्रॉब्लम लेके, उसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। यस। जो यंग बच्चे बहुत यंग एज में पीसीओडी देखने प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी वजह से क्या था, मूड स्विंग और ये सारी परफॉर्मेंस, अगर स्टूडेंट्स की बात करें हम प्रॉपर्ली, क्योंकि उसको एग्जाम्स में परफॉर्म करना है, क्योंकि आज कंपटीशन इतना है, तो वो इंटरनली अपने आप से लड़ रहा है, और उसको दुनिया से भी लड़ना है, कंपटीशन भी करना है, तो वो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम छोटी सी बात ये देखें कि घर के अंदर, मतलब अपने हाउस होल्ड अगर इक्विपमेंट्स को, किचन को यूज करें, किचन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आयुर्वेदा के अंदर, कि यहाँ पे मैक्सिमम मेडिसिन मिल जाती हैं, चाहे हम अश्वगंधा की बात करें, मुलेठी, आपकी काली मिर्च, है ना, हींग, अजवाइन, ये सब चीजें मिल जाती हैं। तो इन सब का कुछ यूज करके हम पीसीओडी को घर में रेमेडी कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा जिससे रिलीफ मिल जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगी घर पे कोई भी रेमेडी करने के लिए, सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, फिर आप वही गलती करेंगे। अब मान लो मैंने एक भी चीज बोली, लोग कंटिन्यूसली उसको यूज करेंगे, और बाद में जब वो बंद करनी चाहिए, वो बंद भी उनको नहीं पता वो कब करनी है। तो इसलिए प्लीज किसी डॉक्टर को विजिट कीजिए, बेस्ट है अपना लाइफस्टाइल ठीक। लाइफस्टाइल मेन रोल लाइफस्टाइल प्ले कर रहा है। बिल्कुल, ज्यादा सीवियर होता है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सभी चीजें होता है। और लाइफस्टाइल में जैसे क्या इंप्रूव करें सबसे पहले? सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, सुबह उठ के नाक में 2-2 बूंद, टॉयलेट वगैरह जाने के बाद 2-2 बूंद तेल डाल सकते हैं। उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिए, बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए। प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। यस। और दिन में सोना बंद कीजिए, रात को टाइम से सोइए, और प्रॉपर घर का बना हुआ खाना खाइए, जंक फूड्स खाने बंद कर दीजिए। मुझे उम्मीद है इससे काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा मैम, इस चीज में स्ट्रेस का कितना रोल है? क्योंकि आजकल जैसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं। कि लोग पहले तो जैसे ये कहते थे कि आपने अगर है ना मीठा ज्यादा ले लिया, शुगर ज्यादा खा ली तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। अब वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी है कि अब स्ट्रेस की वजह से बीमारियां हो रही हैं, या जो बीमारी है वो स्ट्रेस की वजह से और ज्यादा हो गई है, एग्रीवेट हो गई है। तो स्ट्रेस के लिए आयुर्वेदा में क्या है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं? गुड। स्ट्रेस तो आजकल अगर बच्चे को भी पूछोगे ना, उसको भी स्ट्रेस है। सुबह उठते ही उसको स्कूल का बोलो तो उसको स्ट्रेस है, क्या आज क्यों जाना है, होमवर्क नहीं हुआ मेरा, हर चीज का स्ट्रेस है, ट्यूशन नहीं गया, मेरे को ट्यूशन का होमवर्क हर चीज का स्ट्रेस है ना, तो ये काफी स्ट्रेस है। और जो यंगर एज है, टीनेजर्स से अगर हम बड़ी बात करें, तो आज के टाइम में इतने हाई लेवल हमने कंपटीशन बढ़ा दिए हैं, बाहर बहुत ज्यादा रेज करते हैं। तो सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, उनको अपने रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, सोसाइटी का स्ट्रेस है, वो बहुत सारे स्ट्रेस, पीयर प्रेशर का इतना प्रेशर रहने लग गया है लोगों को कि कॉर्पोरेट लाइफ में स्ट्रेस है, सेल्फ परफॉर्मेंस, लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है उसका। अभी कितने सुसाइड्स हो रहे हैं इसी चीजों को लेके, डिप्रेशंस काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो ये हो रही है चीजें। इसके लिए एक तो चीज मैं ये बताऊंगी कि जितना आजकल शो ऑफ बढ़ता जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस का। कि भाई उसने ये किया है तो मुझे भी इससे ऊपर जाना है। उसमें चाहे आदमी खुद मर जाए, लेकिन वो दुनिया को दिखाने के लिए उस रेस में सारे शामिल हो रहे हैं। वो रेट रेस लगी हुई है, यस, फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली लोग। और दूसरी बात, इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से बहुत बेटर हो जाता है स्ट्रेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक डीडी नेशनल का प्रोग्राम है मेरा, उसको देखकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मैंने उसमें प्रॉपर ब्रेन की क्लीनिंग और मेडिटेशन कैसे करनी है पूरी सिखाई हुई है। एक ब्रीदिंग से भी बहुत इम्प्रूव होता है स्ट्रेस, मतलब बेटर होता है उससे, जैसे अनुलोम विलोम, ये सब, कपालभाति हो गया, प्राणायाम जितने भी हैं वो सब अच्छे हैं स्ट्रेस के लिए। तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो आप ये कर सकते हैं। नस्य करवा सकते हैं, या घर पे प्रतिमर्श नस्य डेली कर सकते हैं। 2-2 बूंद तेल दोनों साइड डालिए, 5 मिनट लेट जाइए, पिल्लो निकाल के ऐसे करके, और फिर उसके बाद अपना काम करिए जो आपने करना है। शिरोधारा करवाइए, दिस इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेस। और बॉडी मसाज से भी स्ट्रेस रिलीज होता है, क्योंकि आपको रिलैक्सेशन मिलती है, तो इसलिए वो भी बेटर है। और दूसरा, डाइट्स में भी पंपकिन यूज कीजिए अपनी डाइट में, दिस इज वेरी गुड फॉर ब्रेन। पंपकिन, यस, पंपकिन सीड्स, देसी घी, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल यूज मत कीजिए, वेरी बैड फॉर हेल्थ। कभी कभी तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल। सरसों के तेल में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सरसों के तेल में भी आजकल ये हो गया कि पीली सरसों और वो ब्लैक सरसों का भी कुछ चल रहा है मार्केट में, है ना। वो मतलब सरसों तो पहले से ही होगा पेड़, तो उन दोनों में कौन सा यूज करना चाहिए? दोनों अच्छी हैं, सरसों का तेल दोनों ठीक है, बट पीली सरसों थोड़ा सा बेटर है, बट जो नहीं अफोर्ड करते हैं वो दूसरा भी ले लेंगे तो चलेगा। ओके। और तिल का तेल, नारियल का तेल और देसी घी,
तिल का तेल मैडम गर्म नहीं हो जाएगा? सर्दियों में यूज करो, बट वो हेल्दी ज्यादा है, सबसे ज्यादा हेल्दी है। हेल्दी है। और एक चीज मैम, जो आपने नोज में ऑयल डालने के लिए बताया, इसमें कौन सा ऑयल यूज करना है? गुड। कोकोनट ऑयल करना है? क्योंकि ये अभी हमने Yes. क्लियर नहीं किया कि पता लगे कुछ हाँ, गलत हो जाए उससे। अनु तेल डाल सकते हैं, वो मेंशन्ड है हमारी बुक्स में प्रतिवर्ष नशे के लिए। नहीं तो गाय का देसी घी भी आप यूज कर सकते हैं। अनु तेल जैसे पतंजलि का है, वैद्यनाथ किसी का भी में है। आप किसी कंपनी का अच्छा, नाम किसी हम का। नहीं ले रहे, हाँ। जिस मर्जी कंपनी का लीजिए आप, बट अनु तेल डाल सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे स्ट्रेस को लेकर इतनी सारी एडवर्टीजमेंट है कि स्ट्रेस के लिए आप अश्वगंधा टैबलेट लें, और ये सब मतलब बहुत सारी मार्केट में ना भरा पड़ा है स्ट्रेस को लेकर, और मोस्टली आयुर्वेदिक है यस प्रोडक्ट, कि लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपका, यस, और यही आपका हाँ क्लेम स्ट्रेस कर भी रहे हैं रिलीव लोग, हो जाएगी। क्लेम कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक आप को। आयुर्वेदिक मेडिसिन खुद जाइए और जाकर अश्वगंधा की टैबलेट खुद खाना शुरू हो जाइए, और आपकी स्ट्रेस हो जाएगी ठीक। तो एक तो जैसा अभी आपने कोट किया बार बार कि बिना डॉक्टर के आपको नहीं लेनी है। मैं सिर्फ अगर हर्ब की बात करूं तो अश्वगंधा, जैसे लोग कहते हैं कि स्ट्रेस रिलीविंग जो है मेडिसिन है, और भी होंगी आयुर्वेदा में, और कौन कौन सी हमारे पास? मैं फिर वही बात रिपीट करूंगी जो मैंने शुरू में कही थी। मेरे यहाँ पे मेडिसिन बोलने से लोग उसको लेंगे, जब उसको बंद करना है वो नहीं करेंगे, और कितने टाइम तक उनको लेनी चाहिए, मान लो वो शूट नहीं की तो अगली कौन सी लेनी है, ये उनको कौन बताएगा। इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हम मेडिसिन बोलना अवॉइड करते हैं। मैंने तभी डाइट्स बताई, प्राणायाम बताया, वो कर लीजिए, बट मेडिसिन मैं नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो किसी डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर लें तो बेटर है। नहीं, ठीक है, ठीक। अब एक और प्रॉब्लम आजकल बढ़ती जा रही है, चाहे वो ओल्ड एज के लोग हों, ठीक है, या वुमेन्स हैं, या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सारे दिन काम करते हैं, स्ट्रेस हो रहा है उनको, बॉडी पेन भी है, उसके बाद भी एक शांत नींद नहीं मिल पाती उनको, स्लीप नहीं है पैटर्न। और आजकल कुछ एड्स में दिखा रहे हैं कि स्लीप मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स या गैजेट्स भी यूज हो रहे हैं, तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? नींद के लिए एक तो टाइम अपना जो है ना, एक नींद आती है बंदे को 8:30-9 बजे, वो कहता है नहीं मेरे हस्बैंड आएंगे, खाना खाऊंगा, 10 बजे फिर सोऊंगा, वो नींद उड़ गई, वो टाइम आपका निकल गया। तो ये मत कीजिए। जिस टाइम आपको नींद आ रही है अपना रूटीन ऐसा बनाइए, क्योंकि आपकी एज अब एजिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप सो जाइए उस टाइम। सेकंड, नोज में ऑयल डालिए, पैरों की तलियों के नीचे तिल के तेल से 5-7 मिनट डेली मसाज करके सोइए। गर्म दूध पीजिए रात को, उससे भी नींद आने में हेल्प मिलती है। और खाना जो है, मिर्चें आपकी कम होनी चाहिए, बहुत रिलैक्सिंग डाइट होनी चाहिए जिससे आपको नींद आए। मतलब मसाले कम यूज करें आप थोड़ा सा, और देसी घी अगर यूज करें तो बेटर है, ताकि दिमाग आपका थोड़ा शांत हो। वो मेद्य द्रव्य है, ब्रेन टॉनिक है, सॉरी, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी, तो उससे भी आपको बेटर होगा। इतने से काफी हद तक बेटर। और दूसरा, शिरोधारा करवा सकते हैं, बहुत अच्छा है इंसोम्निया के लिए, करवाते करवाते पेशेंट्स हो जाते हैं। अच्छा। और जैसे मैम बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि आपको 40 की उम्र के बाद देसी घी खाना ही नहीं चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और ये सब है। आप ये कह रहे हो कि देसी घी का सेवन? वेरी गुड क्वेश्चन, इसके बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगी। देसी घी जो है, आप अगर सेवन करना चाहते हैं जी, तो आयुर्वेदिक दिनचर्या को जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप सारा दिन यहीं पे एसी में बैठे रहोगे तो मैं आपको मना करूंगी। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिमाग भी चल रहा है, सॉरी शरीर भी चल रहा है आपका, तो देसी घी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, गाय का देसी घी कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। अच्छा। और ये जो प्रॉब्लम है उन्हीं के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं। अब ये आयुर्वेद में देसी घी क्यों बोला है? सुबह व्यायाम भी बोला है, 4 बजे उठना भी बोला है, काम करने भी बोले हैं। अब सारा काम अगर आपके रॉबर्ट या मेड्स कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप नहा के तैयार होकर ऑफिस जाके बैठ जाते हो इसी में, और फिर आके आपकी मेड्स आपको सब कुछ देती हैं, आप कुछ भी नहीं करते हो, फिर मैं भी मना कर रही हूँ, आप खाली सैलेड्स। मतलब एक लाइफस्टाइल में हमने सिर्फ घी को पकड़ लिया, वो तो हम कर रहे हैं, यस, लेकिन दूसरे काम नहीं कर रहे हैं। यस, हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, या हमारी फिजिकल मूवमेंट कम हो रही है। हाँ, योगा कीजिए, सुबह वॉक कीजिए आप, फिर देखिए, फिर खाइए आप देसी, फिर प्रॉपर ब्रेकफास्ट कीजिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर सैलेड्स खा लो, फिर ठीक है। अच्छा, फिर तो सैलेड ही बच जाते हैं। हाँ। और एक चीज और इसी से रिलेटेड मैं बताना चाहूंगी, शुगर भी बहुत बढ़ रही है आजकल। मीठे से लोग ना बिना शुगर हुए भी अवॉइड करते हैं कि ये पॉइजन है। अब आयुर्वेद में 6 रस वर्णित है जिनको हमें खाना चाहिए। अच्छा। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, कटु यानी स्पाइसी, तिक्त यानी कड़वा, कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट। अगर आप 6 के 6 रस आपकी थाली में हैं
तो आपको मीठा कभी नुकसान कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने कड़वा साथ में रखा हुआ है। अच्छा। और अगर आप कड़वा बिल्कुल नहीं लेते हो, जैसे मैंने बोला आपको करेले खाने हैं, बच्चे भी नहीं खाते, पेरेंट्स भी नहीं खाते, लाते कोई ही नहीं नहीं। खाता। लाते ही नहीं है, बहुत कम। और अगर बनाते भी हैं तो ऐसे बनाते हैं कि कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाए। तो फिर आप तो मीठा निकाल दो। अगर आप मीठा एंजॉय करना चाहते हो तो ये 6 की 6 रस आपकी थाली में होने चाहिए। मतलब वो जैसे बैलेंस थाली होती बैलेंस है। थाली यस। है। बैलेंस थाली आयुर्वेद के होगी। अकॉर्डिंगली ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज्यादा नहीं देखते हम लोग, रस के अकॉर्डिंगली भी डाइट देखते हैं। ओके। अगर इसके अकॉर्डिंगली आप खुद सोचो, मैंने 6 रस बोले हैं डाइट जी, में, जी। अगर सारे ये डेली ले रहे हैं हाँ जी। तो कहाँ से डायबिटीज होगी? हाँ, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव है तो उसको बैलेंस करने की हाँ। दूसरी चीज है हमारे पास। कड़वा तो खाते नहीं है बिल्कुल, हाँ जी, तो इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये प्रॉब्लम। तो डायबिटिक के लिए मैम कोई लाइफस्टाइल प्रॉपर है कि वो पेशेंट ही यूज कर सके डायबिटिक को, उस टाइप की? मंडूक आसन बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए। ओके। वॉक करें डायबिटीज के पेशेंट, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। वॉक। यस, वो मस्ट है। सुश्रुत में लिखा है कि जैसे भिखारी घर घर में भीख लेने जाते हैं ना, बेसिकली सैर करना, सही करना। ऐसे ही सैर करनी है आपको, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। अच्छा। और जितना जो ज्यादा का वो सुबह शाम जितना ही वॉक हो सके, अगर वो पेशेंट एक्टिव रहो बस आप। वो एक्टिव, सारे एक्चुअली ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लाइफस्टाइल हो गए। डिसऑर्डर हो गए। हाँ, चाहे वो सारा दिन हाइपरटेंशन, लैपटॉप बीपी है। लेके हाँ आईटी जी, वाले हाँ बैठे जी। रहते हैं 8-8 घंटे, तो ये सब चीजें हैं प्रॉब्लम का कारण। सर्वाइकल हो गया, Yes. ये हो गया, जॉइंट्स पेन हो गए, मतलब मूवमेंट ही खत्म हो गई बॉडी की। पंचकर्मा इसमें बहुत हेल्पफुल है। अब अच्छा। जैसे जो लैपटॉप पे भी बैठे हाँ रहते जी। हैं, ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है हाँ उनको, जी, हाँ जी। अक्षी दर्पण ट्रीटमेंट है, करते हैं हम अपने क्लिनिक में भी, अच्छा। तो बहुत ज्यादा उससे रिलीफ मिलता है। आईज का एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसका मैंने इंस्टा पे अपने रील भी डाली है, पेशेंट का ही टेस्टिमोनियल है वो। ओके। अच्छा। उसका एम से भी उसको कोई आराम नहीं आया था, तो खुद उन्होंने बोला कि मैम आप इसको डालिए। उसको अक्षी दर्पण किया था हमने, कुछ मेडिसिन भी दी थी, अब वो मेरे ख्याल 90% ठीक है वो पेशेंट। क्या करते हैं उसमें मैम? हाँ, अक्षी दर्पण में आईज के दोनों तरफ एक मेडिकेटेड फ्लोर लगाते हैं, आटा लगाते हैं। अच्छा। उसमें एक यंत्र होता है, अक्षी दर्पण यंत्र। अच्छा। उसमें फिर मेडिकेटेड घी डालते हैं हम। अच्छा। उसको रखते हैं हम थोड़ी देर, अच्छा। और आईज को उसमें एक्सरसाइज करवाते हैं बीच बीच में, और उसके बाद उसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा। जो आईज की थकावट होती है, जो ड्राइनेस होती है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। आपको विजन ऐसे क्लियर लगता है ना, जैसे मतलब बेसिकली न्यूट्रिशन है ये। तर्पण मीन्स न्यूट्रिशन, अक्षी मीन्स अच्छा। आईज ब्लिंक करते रहेंगे आंखों का उस टाइम, न्यूट्रिशन हो गया, सो दैट कि वो अंदर तक इनहेल हो जाए। यस, जो भी हमारी मेडिसिन है आयुर्वेदिक, वो अंदर तक इनहेल हो जाए। यस, वो अंदर तक एब्जॉर्प्शन होती है उनकी, तो उससे उसका इफेक्ट आता है। और एक डायबिटीज के लिए जैसे आप बात कर रहे थे, जौ का आटा बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए। अच्छा, जौ का आटा। अच्छा। गेहूं का आटा थोड़ा कम कर दीजिए अगर शुगर है तो। जौ का आटा खाइए, करेले खाइए, मेथी ले सकते हैं, और बाकी नॉर्मल डाइट, आलू कम, केले, चीकू नहीं। चीकू बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा शुगर बढ़ाता है चीकू। आम जैसे आजकल तो सीजन है आम का, अगर आपने आम खाना है और आप डायबिटिक पेशेंट है, एक डाइट कम मिस कर दीजिए अपनी। अच्छा। एक्सरसाइज कर लीजिए, खा लीजिए एक आम। अच्छा, एक मील मिस करनी है और वर्कआउट करना है, वो उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि वो जितना हमने शुगर इंटेक किया है बॉडी वो कर दे, बर्न कर दे, उसको कैलोरीज बर्न कर दे। मैम एक और बहुत बड़ा आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो लोग फेस कर रहे हैं, वो है बीपी या ब्लड प्रेशर जी। तो उसके लिए जैसे आयुर्वेद में क्या किया जा सकता है? अभी कल परसों ही एक बीपी की पेशेंट आई थी मेरे पास जी। एलोपैथिक मेडिसिन चल रही थी उनकी, और कंट्रोल नहीं हो रहा था बीपी, और उसको हमने शिरोधारा किया। अच्छा। मैं खुद हैरान थी देख के कि एक ही टैबलेट दी थी और शिरोधारा किया था, और उसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल, और वो मुझे बोल रही है मैडम अब मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब फर्स्ट सिटिंग के अंदर उसको रिलीफ मिला। यस, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है बीपी के लिए। खाली आप नमक कम करते जाओ, उससे बीपी कई बार नहीं होता ठीक। और इसलिए शिरोधारा इज वेरी गुड फॉर बीपी। तो वो सिटिंग्स आप ले सकते हैं बीच बीच में, जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है। मेडिटेशन कीजिए, वो मैंने आपको बताया, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो कर सकते हैं लोग देख के वहाँ से। प्राणायाम कीजिए, और स्ट्रेस मत लीजिए। अच्छा, स्ट्रेस नहीं लेना। मैम ये तो बात होगी हाई बीपी वालों की। हाँ। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बीपी लो हो जाता है सडनली, मतलब विद इन 20 मिनट्स, तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 10-12 मिनट के अंदर एकदम से लो हो जाता है। यस। तो वो लाइफस्टाइल की वजह से है या क्या फैक्टर्स है उसके? गुड क्वेश्चन। आजकल ये बहुत कॉमनली देखने में आता है, लो बीपी, और लोगों को लगता है कि मैं कैसे ठीक ठाक चल रहा हूँ, मेरा बीपी इतना लो है। पहले तो मैं इस चीज को क्लियर करूंगी, लो बीपी और हाई बीपी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। ओके।
किसी के लिए 100/60 नॉर्मल बीपी हो सकता है, किसी के लिए 130/90 या 140/90 नॉर्मल बीपी हो सकता है। अच्छा। एक पेशेंट था, उसका 140/90 बीपी रहता था। वो कहता मैडम ये मेरा नॉर्मल बीपी है। और एक बार उसको मेडिसिन दे दी उसके उनके बेटे ने कि नहीं आप लेके देखो ज्यादा कि आपका बीपी हाई है। यस। हाई है। हाँ। वो उसके बाद बीमार हो गए, कह रहे मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा। हाँ। तो ये पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप डॉक्टर को मिलिए, तब आप डिसाइड कीजिए आपका बीपी लो है या हाई मतलब है। हमारी जो बीपी की जो रेंज है वो बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। वेरी करती है। और फिर जो लो बीपी की आप बात कर रहे हाँ हो, जी। वीकनेस की वजह से भी लो बीपी होता है। ओके। डाइट अच्छी लीजिए उसके लिए। मुनक्का ले सकते हैं हम, एक मुनक्का डेली ले सकते हैं जिनका बीपी लो रहता है। जब ठीक हो जाए तो बंद कर दें। जी जी। और बाकी इसके लिए मेडिसिन भी हैं बहुत जो हम देते हैं और जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है। मैम एक जो आजकल जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं या इवन बॉयज भी लगा लीजिए, जो अपकमिंग जो जनरेशन आ रही है, यस उनमें अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके, अपने लुक्स को लेके बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। यस वो मतलब बहुत मैटर करती है उन लोगों के लिए वो यस चीज। तो तो फिर उस वो एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट वो यूज कुछ भी करते हैं। प्रोडक्ट Yes. यूज कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। यस। तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एक तो अपने फेस का अगर आप ग्लो चाहते हो, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, अपना डाइट ठीक रखिए, लाइफस्टाइल ठीक रखिए, रात को टाइम पर सोइए, सुबह जल्दी उठिए, योगा कीजिए, खुश रहिए। क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर है वो आपके फेस पे रिप्रेजेंट होगी। तो इसलिए ये चीज़ें कीजिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, कोई भी केमिकल लेडन प्रोडक्ट्स मत यूज़ कीजिए। इवन सनस्क्रीन भी हम लोग मना करते हैं। मैंने कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं, इससे स्किन के कैंसर होते हैं। एलोवेरा जो है वो एक बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, वो आप यूज़ कीजिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। और अदरवाइज बाकी जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए यूज करने का बजाय। कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं। यस। मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि जो शेविंग क्रीम होती है उसकी जगह पे लोग कोकोनट ऑयल से मसाज करते हैं 5-7 मिनट, उसके बाद वो शेविंग करते हैं। हाँ। तो ये तो भी मैम जैसे सब्जेक्ट अगर इसी चीज के लिए किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के पास जाया जाए तो आयुर्वेदिक मेडिसिन और या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी अवेलेबल होंगे जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं। यस। हमारे पास जैसे अब फेस के लिए हम डिफरेंट ऑयल्स हैं, कॉम्प्लेक्शन फेयर करने के लिए फेस पैक हमने खुद बनाए हुए हैं जो प्रकृति के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। जैसे वायु प्रधान में ये देना है, पित्त प्रधान में ये देना है, कफ प्रधान में ये देना है। और ऐसे ही अलग अलग हेयर ऑयल्स मैंने खुद बनाए हुए हैं क्योंकि ब्यूटी में हेयर्स भी आ जाते हैं। फॉलिंग ऑफ हेयर्स एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो किससे आपको सिर धोना चाहिए, हम शैम्पू बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करते हैं। आपको तेल कौन सा लगाना चाहिए, कितने दिनों में आपको हेड वॉश करना चाहिए। वीक में एक बार शैम्पू काफ़ी होता है, कहीं ना कोई एक दिन छोड़ के करते हैं तो वो केमिकल्स बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई कर देते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप नेचुरल वे में करें, किसी डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर करें, तो आपकी ब्यूटी में बिना मेकअप के 4 चांद लग जाएंगे। चलो ये तो बहुत अच्छा, मतलब आपने सीक्रेट बता दिया ब्यूटी मेंटेन करने का। लाइफस्टाइल मेंटेन करें और अपने खाने पीने को मेंटेन करें, तो ये चीजें हो सकती हैं सही। और नेचुरल जिसे ब्यूटी कहते हैं वो निकल के आएगी। यस। बट कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिल्कुल। उसके बाद ही कोई भी जिस प्रोडक्ट की ऐड आ रही है ऐसे ना जाए, ब्लाइंडली फेथ ना करें। एक्सपर्टीज की सलाह के साथ ही कुछ बहुत ज्यादा मार्केटिंग पे स्पेंड किया हुआ है लोगों ने, तभी वो ऐड बार बार आ रही है, आपको क्लिक करती है और आप परचेज कर लेते हैं। वो जब तक हम नहीं खरीदेंगे तब तक वो ऐड आती रहेगी। यस। तो इससे बेटर है कि आपको सुंदर दिखना है तो किसी डॉक्टर को विजिट कर लो। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज और थी जो मेरे माइंड में आ रही थी कि जैसे जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन प्रैक्टिस है उसमें आयुर्वेदा को इंक्लूड करने के लिए या इंक्लूड है या होगा, तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं? जब से आयुष मिनिस्ट्री बनी है तब से आयुर्वेद तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ही रहा है। और काफ़ी सारे क्लिनिक्स CGHS पैनल पे भी हैं अब, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी जाते हैं वहाँ पर। ऐसे ही और बहुत सारे पैनल्स हैं, इंश्योरेंस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें। और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने आयुर्वेद विंग स्टार्ट कर लिया। आयुर्वेद हॉस्पिटल है, मेदांता में है आयुर्वेद, कई हॉस्पिटल साथ में आयुर्वेदिक OPD स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लोगों की डिमांड है कि हमें आयुर्वेद चाहिए। जब तक कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है वो सोचते हैं आयुर्वेद से ले लें पहले। आयुर्वेद लोगों को सेफ लगता है। यस। कि साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, सेफ है। यस। और जैसे सर लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा एक्चुअली रूट कॉज पर इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी मेडिसिन की तरह कि सिर्फ आपके सिम्टम्स हट गए और बीमारी का जो रूट कॉज है
उसे उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि आयुर्वेदा का बेसिक कॉन्सेप्ट ही शायद यही है यस, कि है ना, बिल्कुल। हाँ, कि निदान रूट कॉज, परिवर्जन, हाँ, निदान यानी जो कारण है बीमारी का हाँ, उसको उसे ही छोड़ना, हटाओ, हाँ, उसको छोड़ना। और एक और बात इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगी। जी जी, पीछे एक प्रोग्राम में सेक्रेटरी सर ने बताया हमारे कि अभी एक सर्वे हुआ है। पहले सिर्फ 5% लोग बोलते थे कि मैं आयुष मेडिसिन यूज करता हूँ। ओके। अब 45% लोग जो है उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये सर्वे हुआ है, ये साइंटिफिक अच्छा, सर्वे उन्होंने करवाया मतलब था। इसका मतलब कि अवेयरनेस का फर्क पड़ रहा है। हाँ, अवेयर हो रहे हैं अब लोग, अवेयर हो रहे हैं आयुर्वेद से, नेचुरल चीजों से, उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तभी लोग अपना रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा, पहले लोग हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स लेके आते थे कि इतना में सब जगह धक्के खा के एंड में आते थे। अब स्टार्टिंग में आयुर्वेद के पास आते हैं कि मैं पहले इधर जाऊंगा, नहीं होगा कुछ तो फिर एलोपैथी में जाऊंगा। ओके। तो ये चेंज आया है। नहीं मैम, अच्छा चेंज है, अच्छा चेंज हाँ। है, सोसाइटी के हिसाब से अच्छा क्योंकि चेंज है। इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है बेसिकली। बिल्कुल। अदरवाइज क्या होता है कि हम दूसरे ट्रीटमेंट्स में फंस जाते हैं, और जब तक आते हैं यहाँ पे तो वो स्टेज बचती नहीं है कि वो रिकवर कर पाए चीजें। बहुत चीजें देर हो काफी चुकी बिगड़ होती है। चुका होता है केस, या चीजें हाथ से ज्यादा निकल चुकी होती बिल्कुल। हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और अवेयरनेस का ही ये आई थिंक कह सकते हैं कि लोग अवेयर हो रहे हैं तो उसको अपना रहे हैं, आयुर्वेद को, नेचुरल चीजों को अपना रहे हैं। और बट यही है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें पहले, बिल्कुल। घर में कुछ भी ऐसे भी ट्राई ना करें, क्योंकि उसको कब लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और जैसे आपने बोला कि रूट काज पे आयुर्वेद वर्क करता है, जैसे एसिडिटी है, मेरे ख्याल अभी भी 50-60% जनता सुबह उठते ही एंटासिड लेती है। आयुर्वेद में एसिडिटी जो है हम कभी भी ऐसे एंटासिड नहीं लेते। अच्छा, उसका कारण क्या है? या तो वो मिर्चें ज्यादा खाता है बंदा, या उसकी डाइजेशन ठीक नहीं है, या वो बासी खाना खाता है, या वो हैवी मील्स लेता है, उसको पच नहीं रहे। वो बेसिकली वो कारण रिमूव करते हैं, साथ में मेडिसिन देते हैं, उसके बाद मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सारी उम्र खाने वाली बीमारी नहीं है ये। अदरवाइज वो मॉर्निंग में एक पिल लेना तो वो हो गया कि आप उसको कुछ टाइम के लिए यस, कंप्रेस कर रहे हो, फिर वो फिर इवॉल्व हो फिर जाएगी, होगा। फिर निकलेगी वो, क्योंकि रूट अर्ली काज मॉर्निंग तो फिर आ जाएगी वो। बिल्कुल, वो तो कंटिन्यूअस है, आप रोज एक वो पिल ले लो, वो रूट कोई कॉज, सॉल्यूशन हाँ, नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है वो कोई। उस पे तो काम हुआ ही नहीं ना, रूट कॉज पे तो जाएगी कैसे वो? वही, बिल्कुल। तो मैम आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हमने, तो एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करें जो इजी भी रहे, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में ना इतना स्ट्रेस हो गया, इतना काम है, हर बंदा बिजी है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिम्टम्स या ऐसी कोई चीज़ें मिल जाए हमें, टिप्स, एक्सपर्ट टिप्स, जिससे हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और हम पहले ही बीमारी से पहले ही क्योर करें अपने आप को। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, टॉयलेट जाने के बाद, टॉयलेट से आने के बाद 2-2 बूंद तेल डालें दोनों साइड, अनु तेल जैसे कि मैंने बताया था। 5 मिनट लेटे रहें, उसके बाद 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर ले, प्राणायाम, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार और बाकी एक्सरसाइज। उसके बाद अपने मतलब कोई दिनचर्या, जरूरी नहीं है मैम कि आपको जिम ही जाना है। नहीं, जो आप, नहीं अफोर्ड करते बेचारे वो क्या करेंगे? हाँ, मतलब आप योगा कर इसीलिए लो, बना है ना, उसको हाँ, करो, योगा घंटे कर लो, प्राणायाम कर लो। टाइम भी नहीं होता सबके Exactly, पास। हाँ, जिसने 8 बजे ऑफिस के लिए ऑफिस जाना निकलना वो जिम है, नहीं, वो जिम नहीं जा सकता। 15-20 मिनट ही कर ले सुबह, वीकेंड पे करो 1-1 घंटा योगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अपना प्रॉपर ताजा खाना बनाइए, जो भी इजी ऑप्शंस कर लो, बट ताजा खाना, बासी खाना बंद कर दो। खुद को डस्टबिन मत बनाओ कि बचा हुआ खाना खाना है अगले दिन। बिल्कुल, सीजनल खाना, यस, ताजा खाना। इतनी महंगाई है, फेंकने का दिल नहीं करता तो क्यों बनाते हो आप? ज्यादा कम बनाओ ना। और हाँ, उसको ये भी एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, क्योंकि लोग हाँ, अननेसेसरी फूड को वेस्ट कर रहे हैं, वो भी यस। रोकना है हमें। तो एक तो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, एक इतनी मुश्किल से किसान अनाज उगाता है, एक एक दाना कैसे बनता है, उसको फेंकने का दिल नहीं करता, और खुद भी अपनी खून पसीने की कमाई लगी हुई है। तो आप उतना ही बनाइए जितना आपको पता होता है फैमिली की नीड कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे टाइम ना खुद खाइए ना किसी को दीजिए, ठीक है। और फिर फ्रूट्स का इंटेक जरूर कीजिए। अक्सर लोग छोड़ देते हैं, फ्रूट सड़ते रहते हैं, खाते नहीं है। तो लंच से पहले 1 प्लेट फ्रूट खाइए, वो आपकी एसिडिटी को भी प्रिवेंट करेगा, आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा। शाम को अर्ली डिनर कीजिए, जितने बजे भी आप ऑफिस से आते हैं, आते ही सबसे पहले डिनर कीजिए। दोपहर को प्रेफरेबली दाल रोटी, रात को रोटी सब्जी, दलिया खिचड़ी भी हो सकता है, कभी आपका बनाने का दिल नहीं है, और रात को गाय का दूध आप ले सकते हैं, और टाइम पर सोइए। ये एक बेसिक रूटीन है। इसके अलावा हम पर्सनलाइज रूटीन बताते हैं। पहले हम प्रकृति एनालिसिस करते हैं, उसके बाद एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंगली, डिजीज के अकॉर्डिंगली उसका क्या डाइट और क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो हम अलग से मेंशन करते हैं। अच्छा मैम, जैसे बहुत सारी वीडियोस भी हैं इसके ऊपर कि फ्रूट खाने का सही टाइम क्या है, ऐसा भी कुछ है कि फ्रूट खाने का कोई सही टाइम है? हाँ, अच्छा, लंच से पहले फ्रूट खाइए,
ओके। वो बेस्ट टाइम है फ्रूट का। अच्छा। कईयों को सुबह सूट कर जाता है, बट हम बोलते हैं सुबह आप कुक्ड मील लीजिए, वो कफ का टाइम है। अच्छा। जिनको साइनस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, हाँ। वो अगर सुबह उठते ही फ्रूट खाएंगे, उसकी तासीर ठंडी होती है, ओके। उनकी दिक्कत कभी भी ठीक नहीं होगी। अच्छा। तो इसलिए हमेशा लंच से पहले फ्रूट लीजिए। और रात को लेट नाइट नहीं नहीं खानी चाहिए। नहीं, मतलब जितना जल्दी हो जाए हम अपना डिनर कर लें, यस, उसके बाद कुछ काम है तो वो हाँ करें। वो करें। 6 से 7 के बीच में अगर पॉसिबल है तो डिनर कीजिए, अदरवाइज जॉब में हो तो ऑफिस से आते ही सबसे पहले डिनर करो, डिनर फिर करें। कोई और बात करो। तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे थैंक यू। पॉडकास्ट पे आए। आपके जरिए हमें ये मौका मिला कि आयुर्वेद की जो उतनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कंसेप्ट्स हैं और मेथड्स हैं, जो भी हम मेडिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको सब में फैलाने के लिए लोगों तक पहुँचाया जाए। पूरे वर्ल्ड को आयुर्वेद की हेल्प से ठीक किया जाए, निरोगी काया मिले सबको। निरोगी काया। तो इस पॉडकास्ट का सबसे मेन मोटो यही था, और हम आपको अलग से दोबारा से धन्यवाद करते हैं मैडम, आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। आपके इतने अच्छे मिशन में, जो पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने में आप लगे हैं, मेरा आना तो बनता ही था। थैंक यू। और अगर किसी ने मुझे मिलना हो तो वो मेरे क्लिनिक पर आ सकता है, N2 मुखर्जी नगर आयुर्वेदिक क्लिनिक। धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे ही और एक्सपर्ट ओपिनियंस के लिए जुड़े रहिए एक्सपर्ट टॉक्स के साथ, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।